हिल मिल के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और हम हमारे साथ आज एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत ही अच्छा पैनल जुड़ा है। और सबसे पहले जो आज मुद्दा है, जो इस समय सबसे बर्निंग टॉपिक है, वो है कृषि कानून, जिसको लेकर एक इस समय एक आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन इस पूरे फार्म बिल को कैसे इंडस्ट्री देखती है, क्या इसका आने वाले टाइम पर असर होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ तीन गेस्ट जुड़े हैं। पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं राकेश ओबरॉय जी। आप पूर्व चेयरमैन हैं सीआईआई उत्तराखंड के, एमडी हैं ओबरॉय मोटर्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिल मिल पर। इसके बाद हमारे साथ हैं मनु कोचर जी। आप पूर्व चेयरमैन हैं सीआईआई उत्तराखंड के, जॉइंट एमडी हैं होटल मधुबन के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी भी हैं, डायरेक्टर हैं केएलए इंडिया पब्लिक लिमिटेड के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप तीनों से एक एक रिमार्क कि कैसे इसको देख रहे हैं आप। क्या इस पे होगा आगे जाकर, कितना ये जो फार्म बिल है ये कैसे असर डालेंगे, और इंडस्ट्री उसको कैसे देख रही है। तो शुरुआत राकेश सर आपसे करते हैं। नमस्कार। मैं समझता हूँ ये जो भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है, एग्रीकल्चर के जो 3 अलग अलग एक्ट्स लाए हैं, वो एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। और इसमें इंडस्ट्री तो मैं बाद में समझूंगा, पहले मैं समझता हूँ सबसे पहले हमको देखना चाहिए किसान का हित क्या है। और इसमें जब देखेंगे गहराई से तो हम ये देख रहे हैं कि किसान के लिए बहुत सारी इसमें नई चीजें आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा उनको अपनी प्रोड्यूस की अच्छी कीमत मिल सकती है। और साथ ही जो अभी एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था, वो एक्सप्लॉयटेशन भी कम हो जाएगी। मतलब एक जैसे कि उनको पेमेंट टाइम से नहीं देना, या पेमेंट देना एडवांस में देना कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लेना, कई ऐसे मुद्दे हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इन चीजों से उसको एक मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा जो है कि अब समय आ गया है जब किसान भी चाहता है कि उसका प्रोड्यूस अच्छी कीमत पे जाए और किसी एक अच्छे ग्राहक पे जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उससे उसको बहुत सारी कुछ नए इनपुट्स मिलेंगी। कैसे क्रॉप की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ सकती है, उसमें कैसे खाद वगैरह देने का सिस्टम हो सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह जो आएंगे इसमें, वो लोग उनको ना केवल सीड्स में बल्कि इवन अदरवाइज उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे उसमें, फर्टिलाइजर इत्यादि में। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक एफर्ट है गवर्नमेंट का। और इससे किसान को तो फायदा होगा भी, इंडस्ट्री को भी ये फायदा मिल जाएगा कि उनको अब इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, एक ही जगह जाके वो काफी चीजें अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान से मिलके एक अच्छा, जो देश को आज हमारे इतनी प्रोड्यूस है, हम इतनी बड़ी कंट्री है, वो दोनों को मतलब बेनिफिट हो सकता है। ये मेरा कहना जी। मनु कोचर सर, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, या आपको लगता है कि इसमें शायद कहीं कुछ और गुंजाइश है, जो जिस तरह से विरोध हम देख रहे हैं। देखिए, वो विरोध जहां तक है, गुंजाइश को डिस्कस किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो डिस्कशन से हल ना हो। कुछ इसने रंग दूसरा ले लिया है, एंड आई सीरियसली होप कि वो ठीक हो जाए और ये जल्दी सॉल्व हो। एज वेल एज जैसे राकेश जी ने कहा, इससे किसान का फायदा ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल एरियाज जैसे पंजाब है, वहां पर कुछ प्रोड्यूस ऐसी होती है जो ये फार्मर बेचारा बेच ही नहीं पाता। वो पड़े पड़े सड़ जाती है, बाद में या तो उसको वापस खेत में डाल देता है, या सड़कों पे, फॉर इंस्टेंस पोटैटो हर साल सड़कों पे डाल देते हैं कि वो ट्रकों से रौंदा जाए और खत्म हो जाए। तो अगर ये होगा तो कॉर्पोरेट्स, देयर विल बी एन ऑप्शन, ईदर यू कैन गो सेल टू द मंडी, यू कैन गो टू द रेगुलर परचेजर, और यू कैन गो एल्सवेयर, वेर एवर यू फाइंड अ बेटर डील यू कैन गो देयर। इसमें कहीं कोई मुझे विरोधाभास नहीं लगता है। जहां तक कॉर्पोरेट्स की एंट्री की बात है, कॉर्पोरेट्स का एंट्री आना एक हेल्दी चीज है। वो आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी जो आज इंडिया में नहीं है वो ला सकते हैं। किसान अकेला नहीं ला सकता, ना गवर्नमेंट उसमें उनको हेल्प कर सकती है। ये तो कॉर्पोरेट्स जैसे बाकी इंडस्ट्री है, बाहर से आप टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट करते हैं, यहाँ भी वो संभव है। जी। अशोक अग्रवाल जी, आपका क्या टेक है फार्म्स एक्ट पर? मैं ये जैसे मेरे सीनियर्स ने भी बताया, ओबराय साहब ने और कोचर साहब ने,
तो फार्मर्स एक्ट तो CII काफी 15-20 साल से हम लोग इसका प्रयास ही कर रहे थे कि जो एग्रीकल्चर अभी वैल्यू चेन इसकी नहीं बनी, डिस्टॉर्टेड है पूरी। जिस चीज की सपोज हमको आज रिक्वायरमेंट है, किसान कुछ और बो देता है जबकि मार्केट में कुछ और चाहिए होता है। तो वही आप देखते हैं कि प्याज कभी 100 रुपए किलो हो गया और कभी 5 रुपए किलो हो गया। तो ये जो तीनों एक्ट हैं उसी का एक तरह से तो सोल्यूशन है। और जहां तक भ्रांतियां है कि ऐसा कर दिया जाएगा, जबकि ये तो एक अल्टरनेट दिया है। आप जो पुराना सिस्टम है उसको तो हमने हटाया नहीं है, नया एक सिस्टम और बनाया है, तो जिसको जो पसंद हो तो वो कर सकता है। इसमें बहुत ही क्लैरिटी है। और जो तो इसलिए तो मेरा तो यही टेक है कि ये तो एक लॉन्ग पेंडिंग था और हमारी एग्रीकल्चर को इंटरनेशनल वर्ल्ड से जो वहां पर बायर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलाइन कर देगा। जी। यस। उत्तराखंड के हिसाब से आप कैसे देखते हैं इसको? उत्तराखंड एक हिली स्टेट है जहाँ पे यहाँ पर जो फार्मिंग की जो बात होती है, जो उत्तराखंड में जिस तरह की फार्मिंग होती है, उसको उस नजरिए से आप कैसे देखते हैं इसे? ये उत्तराखंड तो हम लोगों का, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर कर रखा है कि ऑर्गेनिक स्टेट है हमारा, और वैसे भी ये जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और जैविक खेती में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जब हम बो देते तो खरीदार नहीं होता। किसान ने बो दिया जबकि उसकी लागत लगभग डबल आती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन हाफ हो जाती है इनिशियल 3 to 5 ईयर्स में, बाद में तो वो पैरेलली पहुंच जाती है उसके। तो ये जो सबसे बड़ा इसमें अहम है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज कर दिया है। पहले क्या था, अगर हम लोग किसान से डायरेक्ट अनुबंध कर लेते थे कि आपसे ये खरीदेंगे, तो दैट वाज नॉट लीगल। तो अब इसके अपने उत्तराखंड छोटे छोटे फार्मर्स हैं, अगर हम रुद्रपुर और हरिद्वार को छोड़ दें तो पहाड़ की बात करें तो छोटे फार्मर्स हैं, उनको खुद टेक्नोलॉजी उनके पास है नहीं। तो बड़े जो प्रोसेसर्स होंगे, जैसे हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, देहरादून में जो फैक्ट्रीज लगी है, वो पहाड़ों पे जाके खुद वहां पर अपना उनको टेक्नोलॉजी देंगे और उनको नॉलेज देंगे, तो उससे हिसाब से उनको तो फायदा ही रहेगा अल्टीमेटली। और हमारे लिए तो बहुत उपयुक्त है उत्तराखंड के। मनु कोचर जी, कितना असर देखते हैं आप जब किसी कानून को लेकर इस तरह का जब चीजें होती है, विरोध होता है, इससे असर कहीं ना कहीं ग्रोथ साइकिल पर एक असर पड़ता है? क्या आप इसका कोई असर देख रहे हैं नियर फ्यूचर में, जो इस समय सारा विरोध चल रहा है? नहीं, मैं और तो नहीं कह सकता, अपनी इंडस्ट्री के बारे में कह सकता हूँ। हम लोगों की इंडस्ट्री हौले हौले जो है अपनी फुटिंग्स पे आ रही थी। जो पीछे 6-7 महीने 8 महीने हम लोग बिना काम के बैठे थे, हौले हौले काम जो है अपनी ट्रैक पे वापस आ रहा था। लेकिन सडनली जैसे ही ये दिल्ली में ब्लॉकेज हुआ है, उसके बाद काम फिर दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति में चला गया है। तो सिर्फ यही नहीं होता, क्योंकि जब हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं, टैक्सी वाले, ट्रेडर्स, ग्रोसर्स, दे हैव ऑल गॉन बैकवर्ड्स। तो ये कोई भी ये हेल्दी चीज नहीं है। इसको तो जितनी जल्दी सॉल्व कर लिया जाए उतना अच्छा है। ओवरऑल सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, उस पर आपका क्या टेक है? क्या किसानों तक ये चीज सही से नहीं पहुंच पाई, शायद इसकी वजह से विरोध है, या आपको लगता है कि इसमें कहीं और चीजें जोड़ी जा सकती हैं? जैसे एक्ट के मुताबिक तो एक फैसिलिटेशन दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर के, मतलब किसान को और जो भी उसका बायर है उसके बीच में आपस में एक समझौता करने के लिए। उसमें किसी तरह का भी किसान के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला गया कि यदि तुम ये नहीं करोगे तो तुमको इसका ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी जमीन चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पुराने में आप यदि देखिए, जो अभी तक हम गाँव में का सुनते हैं कि जो साहूकार होता है उससे वो कुछ एडवांस लेके और पैसा लेके वो जमीन उसके पास रहन रख देता है और उसके ऊपर फिर काम करता है। वो जमीन कभी जिंदगी भर छुड़ा ही नहीं सकता, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, पर इलीगली होता है। और गांव में कोई, आप समझते हैं, उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी तो होती नहीं है वेयर विद ऑल कि क्या करें, तो वो बेचारा जिंदगी भर कुछ तो दबे रहते हैं। वेयरएज अब सरकार ने इसको एक ऐसा फॉर्मेट दिया है कि एक फॉर्मल तरीके से जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, जो जिनमें ये चीजें नहीं है, जो गांव से बाहर से लोग आएंगे, वो किसान को सपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे उसकी जमीन की क्या कमी है, उसकी सॉइल टेस्ट करेंगे, उसको बीज वगैरह प्रदान करेंगे, खाद देंगे कि तुम ऐसा क्रॉप लगाओ, और क्रॉप भी अपने हिसाब से देंगे। इसके कई उदाहरण भी हैं। हम लोग देखते हैं कि पेप्सी वगैरह ने अपने पोटैटो स्पेशल तरह के उनसे लोगों से किए और किसानों को बहुत फायदा हुआ। सो इसी तरह चावल वाले भी लोग हैं, वो किसान को जो जहां जहां उनका चला
चाहे इनफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होगा, मुझे पता नहीं उसमें क्या डिटेल है, बट स्टिल वो अच्छी उनसे उपज करा सकते हैं, अच्छे धान अपने हिसाब से ले सकते हैं और उसका अच्छा फायदा किसान को भी मिलता है और जो भी इंडस्ट्रीज को भी मिलता है। अभी आप देखिए, मैं कह रहा हूँ शुगर केन का है, चीनी मिलों का भी तो वही हिसाब है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक सर्टेन एरिया से कि आप ये गन्ना जो है शुगर मिल पीसेगी, उसमें कहाँ बंदिश है किसान को, वो ना लगाए तो उसके ऊपर कोई वो थोड़ी है कि वो तुमको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शुगर मिल जो है वो बाउंड है कि उसका पूरा गन्ना खड़ा हुआ है, उसको सारा को पिसा है, जब तक पेरेगी नहीं तब तक वो बंद नहीं कर सकती है। तो ये चीजें आई थिंक अच्छे उसमें परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों इसके ऊपर इतना पॉलिटिसाइज हो गया है, किसानों को गुमराह शायद किया जा रहा है कि भाई आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ भगवान यही प्रार्थना है कि अभी ये जल्द से जल्द ठीक हो, और जैसे मनु जी ने कहा उद्योग को भी इस पे बहुत असर पड़ रहा है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही हैं, प्रोड्यूस्ड फिनिश प्रोड्यूस्ड बाहर नहीं जा रहा, नया रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, ये सब चीजें असर कर रही हैं। अब ये कोरोना के उसके बाद एक अच्छी उससे तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसमें एक ये अड़चन का काम हो गया है। आवाज आपकी टूट गई बीच में। मनु सर, एक सवाल, जैसे सर ने अभी फ्री मूवमेंट की बात की, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस यही कि भाई ये जो फार्मर्स एजिटेशन है, ये जो हमारे अब तेजी से हम लोग हमारी इकोनॉमी बढ़ने के उस पे थी, ये उसके अंदर आगे आके एक ऑब्स्ट्रक्शन सा बन गई है, और इसको मैं यही समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका हमें कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। मनु जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब हम फ्री डिलीवरी की बात करते हैं, किसानों को एक सहूलियत मिल गई है कि वो अपनी उपज को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं, तो क्या जो खासकर आपकी इंडस्ट्री है, जो होटल इंडस्ट्री है, वो उसके लिए ये कितना फायदेमंद है इस कानून में जो व्यवस्थाएं की गई? देखिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए ओवरऑल फायदेमंद है। जब किसान को ये ऑप्शन होगा कि प्रोड्यूस यहाँ बेच ले या वहां बेच ले, ही विल गेट अ बेटर प्राइस, ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर, हिज लाइफस्टाइल विल गो बेटर। तो ये ओवरऑल सबके लिए अच्छा है। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत छोटा अंग है इसका, जो हम लोग इनसे जो कंजम्पशन करते हैं वो बहुत छोटी है, बट ओवरऑल अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें तो अगर ये फैसिलिटी फार्मर लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, इट विल बी हेल्दी फॉर हिम एंड द इंटायर एनवायरनमेंट। आपको प्रोड्यूस बेटर मिलेगी, उसकी अवेलेबिलिटी बेटर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बेटर आएगी उसमें। अशोक जी, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रैक्टिशनर रहे, तो क्या आप इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि क्या एक्चुअल में है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कंफ्यूजन है, क्योंकि किसानों तक शायद सही तरीके से चीजें पहुंची नहीं है। तो मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे ट्रेडिशनली हम लोगों ने इवॉल्व किया, हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चावल प्रोसेस करते हैं और वेजिटेबल्स प्रोसेस करते हैं, और लगभग 40 कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो कंट्रीज कोशिश करी, जो सरल मार्केट्स बोलते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज हुए, अफ्रीकन मार्केट्स हुए, या साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट अभी तक मेजोरिटी हम लोगों ने कोशिश करी। हम लोगों ने यूएसए, यूरोप एंड जापान के मार्केट्स को जानबूझ के टैप नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को, जैसे भाई साहब ने कहा, धान से मैं चावल बनाऊंगा। अब चावल में पेस्टिसाइड कौन सा किसान ने यूज किया, हो सकता है वो यूरोप के लिए कंप्लाइंट ना हो और दुबई के लिए कंप्लाइंट हो। यूरोप ने अलग पेस्टिसाइड बोल रखे, जो दुबई ने अलग बोल रखे। तो अगर मैंने वही धान ले लिया, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करूंगा, तो मुझे नहीं पता किस किसान ने किस विधि से अपना कौन सा पेस्टिसाइड यूज करा। अब मैंने अगर गलती से वो यूरोप भेज दिया, तो इतनी मेहनत के बाद वो कंसाइनमेंट वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो भारत को विदेशी मुद्रा का लॉस होगा, एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल लॉस होगा, और किसान को ये लॉस होगा कि हम लोग यहाँ से, भारत से यूरोप वाले ना मंगा के पाकिस्तान, थाईलैंड या ब्राजील, जो और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहां पर उनको, इसको बोलते हैं सरल भाषा में ट्रेसेबिलिटी। तो जो एंड बायर है उसको ये पता है कि मेरे किस खेत से धान उगा, उस पर क्या प्रैक्टिसेस यूज करी, और वो सारी चीज स्ट्रीमलाइन जाती है। तो अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया, तो जापान से हम लोगों का एक बीन्स होती है जो हरी बीन्स, उसकी चल रही, तो जापान वाले लेते ही नहीं जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो, उनको पूरा ट्रेसेबिलिटी ना पता हो। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया, जैसे जैसे हम लोग 1965 के जब हमारी फूड शॉर्टेज थी, उसके हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है।
तो उसको अपनाएंगे तो अल्टीमेटली है ही, उसके बिना रास्ता ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो, अगर हम गवर्नमेंट के एमएसपी पे रहेंगे जिसपे, तो वो ज्यादा दिन तक आगे बढ़ नहीं सकते। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख रहे हैं सर आने वाले टाइम को? उत्तराखंड तो हम लोगों का, जैसे यहाँ पर सामान्यतः एजुकेटेड फार्मर्स हैं, और सबसे बड़ा हमारा देश में जो हरित क्रांति लाए पन्नगर विश्वविद्यालय हम लोगों के उत्तराखंड की एक शान है। और रादर पन्नगर यूनिवर्सिटी तो पूरे देश में हरित क्रांति लाई, तो हम लोगों के तो एक ये सोने पे सुहागा है। और जो वो स्कीम्स बताएंगे, हम फूड प्रोसेसर्स अडॉप्ट करेंगे, फिर डाउन द लाइन फार्मर्स को बताएंगे, और पूरी होल चेन हमारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो उत्तराखंड के लिए तो इसमें बहुत ही एडवांटेज ही है। केवल तराई के कुछ किसानों को छोड़ के पहाड़ के सारे किसान इसको फेवर ही कर रहे हैं। सर अगर मोटे तौर पर देखा जाए, ये सवाल राकेश सर आपके लिए है कि मोटे तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में इन कानूनों का उतना विरोध नहीं था और बड़े पैमाने पर किसानों ने इसका समर्थन भी किया है। तो क्या इसकी वजह है, क्या हमारा ये सेक्टर थोड़ा छोटा है यहाँ पर इसकी वजह से, या हमारे यहाँ जो जिस तरह की फार्मिंग होती है उसको ये सूट करता है, खासकर प्रोसेसिंग की बात हो रही है जब? देखिए, उत्तराखंड में जैसे अशोक जी ने अभी बताया, हमारी बड़ी छोटी-छोटी होल्डिंग है फार्मर्स की, और सर पहाड़ों आपकी में तो आवाज टूट विशेष रही रूप है। से आप देख। हेलो, अभी ठीक है सर कुछ? अपना आंसर रिपीट हेलो, कर दें, आपकी आवाज टूट रही है। मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हमारे प्रदेश के फार्मर्स के पास बड़ी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं। तराई एरिया को छोड़ के, जहाँ पे तो खैर फार्मर्स के पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स हो सकती हैं या होंगी भी, परंतु पहाड़ों में तो बहुत छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है, जब बाहर के लोग आके एक मतलब एक पूरे गाँव के साथ वो बैठ के। अभी नहीं आ रही आवाज? हेलो? नहीं सर, आ रही है आवाज सर, आ आपकी रही ब्रेक है हो रही है। सर। अच्छा। अर्जुन जी, हमको क्लियर आवाज आ रही है उबैद साहब की। सर अपना आंसर रिपीट कर दीजिए आपका। मैं ये नहीं, कह रहा फ्रेम हो था गया कि है। हेलो, हाँ, उत्तराखंड के लिए ये जो कानून है, ये हमारे विशेष रूप से पहाड़ों के जो फार्मर्स हैं, जो अक्सर अपनी प्रोड्यूस को ठीक से बेच भी नहीं पाते बिकॉज दूरी की वजह से, उनके लिए एक बहुत अच्छी ये साबित होगा ये जो नए कानून आ रहे हैं। और एक कोई भी जो परचेजर होगा वो पूरे गांव से, क्लस्टर ऑफ विलेजेस से बैठ के कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करके और उनकी पूरी प्रोड्यूस अपने उनको खुद सप्लाई करके, मतलब वेयर विद ऑल, चाहे वो क्या नाम खाद हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हो, चाहे दूसरी तरह से कराना चाहे, तो वो एक बड़े कंट्रोल तरीके से उनकी प्रोड्यूस ले सकते हैं और फार्मर को भी उसको बहुत बेनिफिट होगा। सो ओवरऑल, जैसे अशोक जी ने बताया, तराई के कुछ फार्मर्स को छोड़ के बाकी उत्तराखंड के सभी फार्मर्स इसके पक्ष में है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आपकी क्लियर। मनु जी, मनु सर, आप कैसे देखते हैं आगे की राह, और इस पर आपका ओवरऑल टेक क्या है? आगे ये कहाँ जा रहा है आंदोलन, एक तो ये, और दूसरा कि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखते हैं, जैसे कि अशोक जी कह रहे थे, खासकर अशोक सर ने प्रोसेसिंग को लेकर कहा, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, उत्तराखंड को तो इसका बहुत बेनिफिट है जैसे मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लैंड होल्डिंग छोटी है और दूर दूर बिखरी हुई है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग यहाँ नहीं। तराई को छोड़ दीजिए, सिर्फ तराई की बात ना करें, बाकी ऊपर जो पहाड़ों में तो छोटे छोटे किसान हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स में काम करते हैं। अगर वही एक ग्रुप बनकर, एक कोऑपरेटिव बनकर उनका प्रोड्यूस जो है चलते, तो उस प्रोड्यूस की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी, उसके लाइफस्टाइल बढ़ेगा, ही विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर प्रोडक्ट। तो ये उत्तराखंड के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। अब सिर्फ ये है कि इसको प्रॉपरली लॉन्च किया जाए, प्रॉपरली लागू हो जाए ये। जी जी, ठीक है, हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं और आप सभी से एक क्लोजिंग रिमार्क, जिसमें आप क्या सोचते हैं इसमें
आपका एक अपना नजरिया अलग से क्या है? क्या इसमें कुछ ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि किसानों तक ये जाना चाहिए? उस पर हम बात करते हैं। तो राकेश सर, आपसे शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ जी, जैसे हम सबकी सोच है और इस वक्त सारे देशवासी चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल हो, जो किसानों तक इसके जो रियल मैसेज है एक्ट के अमेंडमेंट का, वो उन तक पहुंचे और वो इसको अच्छी तरह समझें, और जो इसके पीछे उद्देश्य है सरकार का और हम सभी का, कि भाई इसमें अल्टीमेटली किसान को अच्छी उसकी उपज की अच्छी रिटर्न्स मिले और देश को आगे बढ़ा सके, वो अपनी प्रोड्यूस को अच्छी तरह और अच्छा करे। यही मैं समझता हूँ कि अब आने वाले में उसमें कि हमको किसी तरह से इसको रिजॉल्व करके सबके हित में बात है कि किसान संतुष्ट हो और जो ये कानून है वो ठीक तरह से लागू हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, यही हमारा सोच है। जी, मनु सर, आपका क्या क्लोजिंग रिमार्क? जैसे राकेश जी ने ये कहा, मेरा भी कहना वही है कि ये कानून ठीक तरह से लागू हो और जो किसान इसे डीप तरीके से समझें। अगर उनकी कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कोई सजेशंस हैं, वो गवर्नमेंट से जरूर डिस्कस करें। दे आर सिटीजंस विद अ फ्री वॉइस। और जो है, हो जाने के बाद ये कानून, जहां तक मेरे को समझ आता है, ये नुकसानदायक नहीं है, ये फेवर में है किसान के। और यही बात अगर उनको समझ आ जाए, ये एजुकेशन की बजाय एक टेबल पे आके बात हो जाए, आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर फोरम। जी जी, अशोक सर, आप कैसे देखते हैं? और खासकर जो जिस तरह का तमाम विवाद है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, जैसे हम लोग सभी चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया के फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए, और यही एक रास्ता है कि हमारी इनकम डबल तभी हो पाएगी जब हम इंटरनेशनल मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से अपने खेती को अलाइन कर पाएंगे। डिमांड ड्रिवन होगी इकोनॉमी, फार्मिंग, ना कि सप्लाई ड्रिवन। और ये एकदम सुगम रास्ता है, एकदम हाईवे बन गया, उसके ऊपर हमको चलना है। शुरू में दिक्कतें आएंगी, और जैसा मनु जी ने और ओबराय साहब ने बताया, धीरे धीरे वो सारी वार्तालाप से अड़चने हम दूर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे आंदोलन का जो है कोई हल निकलेगा और सरकार के साथ बातचीत होकर जो भी भ्रम की स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और आप सभी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए ये बिल कितना फायदेमंद है, खासकर हमारी जिस तरह की खेती है, जिस तरह के हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काम हो रहा है, प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ काफी काम होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश ओबराय जी, आपका शुक्रिया। मनु कुचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और CII का शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।